नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। विगत जो क्लास रही है वह भारतीय संसद के संबंध में मैंने चर्चा किया था, बखूबी संसद के गठन के संबंध में और उसके कार्य के संबंध में, संसद सदस्यों के वेतन के संबंध में बहुत सारी बातें उसके संबंध में हुई थी। वह जो भारतीय संसद था उसके संबंध में उसमें जितने टॉपिक थे उसको हमने बताया था। किस प्रकार से प्रश्न जो है आपके वनडे कंपटीशन में पूछे जाते हैं उसको भी मैंने बताया था। आज देखते हैं, आज जो है एक नया टॉपिक है और सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि हमेशा आपके एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछता रहता है, उच्चतम न्यायालय, ठीक है ना। तो जैसा कि पूर्व में आपको जानकारी भी होगी कि प्रजातंत्र की निरंतरता या सफलता के लिए यह आवश्यक है कि राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। राज्य की शक्तियों या संघ की शक्तियों का जो बंटवारा है वह कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में किया गया है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सभी का अपना कार्य है, सभी के अपने मानदंड हैं। उसी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो न्यायपालिका, उसके संबंध में देखते हैं। यह चूँकि लंबा चलेगा और जैसा कि मुझे विश्वास है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है ये। इसके संबंध में देखते हैं कि जो न्यायपालिका है भारत की, जैसा कि जानते हैं, इसके गठन के संबंध में, न्यायपालिका के गठन के संबंध में, साथ ही साथ जो न्यायाधीश होते हैं जो नियुक्त किए जाते हैं, नियुक्ति के संबंध में, योग्यता के संबंध में, ये सभी चर्चाएं इसमें करेंगे। तो जैसा कि जानते हैं, उच्चतम न्यायालय, यह शब्द है उच्चतम न्यायालय, जिसे आप कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय को ही आप सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। बहुत सहज और सरल ढंग से आप देखिए, जिसे आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम। तो सुप्रीम कोर्ट कहिए, उच्चतम न्यायालय कहिए, ठीक है ना, या सर्वोच्च न्यायालय कहिए, बातें की है। तो सर्वोच्च जैसा कह रहा है कि सर्वोच्च है भी, जैसा कि न्यायपालिका के अपने कार्य अलग हैं, उसका विभाजन अलग अलग है। जैसे आप देखते हैं जो निचली अदालत से शुरू होता है, तहसील स्तर से शुरू होता है, तहसील स्तर से शुरू होता है, फिर जिला स्तर पे जाता है, जिला न्यायालय होता है, तहसील न्यायालय भी होता है, जिला न्यायालय भी होता है, हाई कोर्ट जिसे उच्च न्यायालय कहते हैं, है ना, और सुप्रीम कोर्ट जिसे आप सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। तो ये एक चैनल है, ठीक है, न्यायपालिका में न्याय देने का, न्याय मांगने का। तो यह चैनल है, सबके कार्य अलग हैं, सबकी देखरेख अलग है, सबके अपने अपने विषय अलग अलग हैं। तो उसी में यह सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में हम लोग देखते हैं। उच्चतम न्यायालय जिसे हमने बताया सर्वोच्च न्यायालय कहिए या सुप्रीम कोर्ट कहिए, इसका जो गठन होता है, उच्चतम न्यायालय का गठन, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और अन्य न्यायाधीश होंगे, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन उनके संख्या के संबंध में कितने
मुख्य न्यायाधीश होंगे, कितने अन्य न्यायाधीश होंगे, यह जो है भारत का राष्ट्रपति परामर्श या विचार विमर्श करने के बाद ही करेगा। यह चूंकि चैनल है, यह परिपाटी है, तो सब मिला के ये कहना आवश्यक है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में यह दिया गया है कि मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो जैसा कि समय यह बनाया गया था, सर्वोच्च जो उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 यह लागू किया गया था, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या 10 सबसे पहले निश्चित की गई थी, 10 निश्चित की गई थी। तो यह सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 में कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा, 9 अन्य न्यायाधीश होंगे, उनकी संख्या 10 होगी। लेकिन बाद में इसे परिवर्तित कर दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1986 लाया गया था। यह तो 1956 लाया गया था, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1986 लाया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर के उनकी संख्या 25 निश्चित की गई थी। ठीक है ना? लेकिन यह संख्या जो है समय समय पर बदलती रहती है और बाकायदे इसके लिए अधिनियम लाया जाता है और अधिनियम के तहत जो है इनकी संख्या बदल दी जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो जैसा कि संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान करता है, वह कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश आपके सर्वोच्च न्यायालय में है और 30 अन्य न्यायाधीश हैं, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश, इनकी संख्या कितनी है? 31। यानी कि मुख्य न्यायाधीश को जोड़ते हुए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों मानी मुख्य न्यायाधीश को जोड़ते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 31 है। देखिए, इसका भी बहुत बारीकी से कोई प्रश्न आ जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 1 हो गया, ये तो जान गए आप। अन्य न्यायाधीश 30 हो गए, ये भी जान गए आप। लेकिन कभी कभी इस तरह से पूछता है कि केवल पूछता है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो उसमें भी आप कन्फ्यूजन कराते हैं। तो अगर संख्या पूछता है न्यायाधीशों कितनी है, तो आप 30 ही लगा के आएंगे। या तो इस तरह पूछ दे कि सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश को जोड़ते हुए या समाहित करते हुए न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 31 हो जाएगी। ठीक है ना? बहुत बारीकी से प्रश्न यह देख करके ही आप टिक लगाएंगे। तो जैसा कि समय समय पर यह संख्या घटती बढ़ती रहती है और सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम ला करके इस संख्या को परिवर्तित किया जा सकता है, जैसा कि 3 बार किया जा चुका है। तो आगे देखते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है, यह कहाँ स्थापित होगी, इसकी खंडपीठ कहाँ स्थापित होगी, इसका भी विनिश्चय संघ की मंत्रिपरिषद निश्चित करती है। तो जैसा कि आपको पता भी है, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का जो खंडपीठ है इस समय, जो मुख्य खंडपीठ वह है कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ये तो आपको छोटी कक्षाओं से भी पता चलता आ रहा है कि जो खंडपीठ है, मुख्य खंडपीठ कहाँ पे है? सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ नई दिल्ली में है। ठीक है ना? तो यह तो स्थान हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है या सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना, या उच्चतम न्यायालय भारत में एक होगा, वह मुख्य खंडपीठ कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। ये तो कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया। चलिए, ठीक है। न्यायाधीश जो होंगे उसके संबंध में भी कुछ योग्यता निश्चित की गई है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा, यानी कौन सी योग्यता वह धारण करेंगे कि उनकी नियुक्ति की जाएगी। चलिए देखते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में योग्यता कौन कौन सी है, जैसा कि
यह जानते भी हैं कि वह भारत का नागरिक हो, तो स्वाभाविक है कि भारत का नागरिक है वो, भारत के नागरिक हो। उसके बाद वह क्या है, वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, पहली योग्यता। दूसरी योग्यता, पहली योग्यता कि भारत का नागरिक हो, तो स्वाभाविक कोई विदेशी नागरिक तो भारत का मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश बन नहीं सकता, तो ये स्वाभाविक है, ये कह दिया गया है, तो इसका मतलब कि विदेशी नागरिक नहीं बन सकता। तो दूसरी योग्यता है कि वह किसी भी हाई कोर्ट में या उच्च न्यायालय में कम से कम क्या कह रहे हैं कि 10 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, यह उसकी मुख्य योग्यता है, 10 वर्ष का है। 10 वर्ष यानी हाई कोर्ट में कह रहे हैं, ठीक है ना, हाई कोर्ट में वह न्यायाधीश रह चुका है। जो तीसरी योग्यता है इसको देखते हैं। तीसरी योग्यता है कि वह किसी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वित्त व्यवसाय कर चुका हो, यानी कि ये कह रहा है कि वह किसी भी न्यायालय में, तो न्यायालय में निचले स्तर से भी हो सकता है ना, कि निचले स्तर से हो सकता है, या यूँ कहें हाई कोर्ट में भी हो सकता है कि किसी वित्त व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो। जैसा कि हमारे बहुत सारे अधिवक्ता ऐसे इस तरह हैं कि जो बहुत दिनों से इस तरह से उनको अनुभव मिला है और विधि व्यवसाय के रूप में जुड़े भी हैं कि कम से कम 10 वर्ष तक वो क्या है कि किसी विधि व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो। तो वह कह रहा है किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वह किसी विधि व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो या रह चुका हो, विधि व्यवसायी रह चुका हो, यह भी योग्यता हो गई तीसरी। चलिए चौथी योग्यता देखते हैं कि वह राष्ट्रपति की दृष्टि में लब्ध प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो, यानी कि ये कह रहा है कि राष्ट्रपति की दृष्टि में क्या हो, लब्ध प्रतिष्ठित, यानी कि प्रतिष्ठित क्या हो, विधिवेत्ता हो, यानी कानून का अच्छा जानकार हो, जिसे राष्ट्रपति बखूबी जानता हो। तो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति की दृष्टि में क्या हो, लब्ध प्रतिष्ठित यानी ख्याति प्राप्त विधिवेत्ता हो, तो भी यह उसकी नियुक्ति की जा सकती है। तो ये 3-4 उसकी योग्यताएं हैं कि भारत का नागरिक हो, उच्चतम न्यायालय में 10 वर्ष तक सेवा किया हो, किसी भी न्यायालय में वो 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में विधिवेत्ता हो। तो यह क्या है, यह इसकी योग्यता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की यह योग्यता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि अब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की संख्या हो गई, स्थान हो गया, खंडपीठ, मुख्य खंडपीठ कहाँ होगी, योग्यता हो गई। अब देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के या भारत के कह लें, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन रह चुके हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय के या सुप्रीम कोर्ट के या उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं। तो ये तो बहुत पुराना प्रश्न है और बराबर जो है वनडे कंपटीशन में पूछता रहता है। छोटे जो एग्जाम होते हैं, हाई स्कूल इंटर लेवल के जो वनडे कंपटीशन होते हैं उसमें पूछता है। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के, हीरालाल जे कानिया, है ना, हीरालाल जे कानिया। यह सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, जिनका कार्यकाल 1950 से लेकर के 1951 तक था। 1950 से 1951 तक, यानी कि 1 वर्ष के लिए यह चुने गए थे। कौन चुना गया था, हीरालाल जे कानिया। इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, जैसा कि हर व्यक्ति, कंपटीशन देने वाला हर विद्यार्थी ये जानता होगा कि हीरालाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। एक प्रश्न और आ जाता है, कभी कभी जोड़ देता है, इस तरह से नया प्रश्न बना देता है कि सबसे अधिक समय तक रहने वाला मुख्य न्यायाधीश कौन रहा है भारत का, यानी सबसे अधिक कार्यकाल किस मुख्य न्यायाधीश का रहा है। तो जिसका नाम भी बहुचर्चित है, जिसका नाम है न्यायमूर्ति वाई.बी. चंद्रचूड़। नाम सुना होगा आपने। न्यायमूर्ति वाई.बी. चंद्रचूड़ जो है, यह सबसे अधिक समय तक रहने वाले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। इनका कार्यकाल जो रहा है 1978 से लेकर के 85 के बीच में रहा है। तो 78 से 85 के बीच में इनका कार्यकाल रहा है, सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के रहे।
अगला देखते हैं, सबसे अधिक समय हो गया तो सबसे कम समय का भी प्रश्न कभी कभी देता है कि सबसे कम समय तक जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, तो न्यायमूर्ति के.एन. सिंह रहे हैं। न्यायमूर्ति के.एन. सिंह जो है इनका कार्यकाल 1951 में ही है, यानी एक माह के लिए चुने गए थे। यह मैं बताऊं आपको कि 11 नवंबर 1951 में इनकी नियुक्ति की गई थी और 12 दिसंबर 1951 को इन्हें पदच्युत किया गया, हटा दिया गया था। तो यह क्या है कि केवल एक माह तक इनका कार्यकाल रहा है। तो सबसे कम समय तक भारत के जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं तो कौन रहे हैं, न्यायमूर्ति के.एन. सिंह। जैसा कि आप प्रथम जान गए सबसे अधिक सबसे कम समय तक, तो अब वर्तमान को भी जान लेते हैं कि जैसा कि आपके समसामयिक घटना चक्र से भी प्रश्न आ जाते हैं, तो इससे भी वर्तमान में देखते हैं। तो वर्तमान में कौन है इस समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एन.वी. रमन, ठीक है ना। न्यायमूर्ति एन.वी. रमन जो है यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में हैं और चौथे हैं ये 48वें जो है यह मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है इस समय, न्यायमूर्ति एन.वी. रमन, ठीक है ना, जैसा कि वर्तमान में है ये। तो ये भी प्रश्न कभी कभी वर्तमान में पूछ देता है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो कौन है, एन.वी. रमन। तो इस तरह से जो है बराबर जो है आपके कंपटीशन में प्रश्न पूछता रहता है। आगे की तरफ देखते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, है ना, तो चूंकि इनकी नियुक्ति भी हो भाई करना ही है, तो जैसा कि आप जानते भी हैं कि जितने भी आप देखिए जितने भी वैधानिक प्राधिकारी हैं, चाहे वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हों, सदस्य हों, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सदस्य हों, जो महान्यायवादी हों, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक हों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश हों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश हों, सबकी नियुक्ति के संबंध में जो अधिकार है वह राष्ट्रपति को है। तो इतना तो जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। अब भारत का राष्ट्रपति करता है, ये किसके अंतर्गत करता है, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत करता है। संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान करता है। वह नियुक्ति कौन करता है, वह अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है, भारत के राष्ट्रपति को। हाँ, एक परिपाटी है कि राष्ट्रपति जो होता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो नियुक्ति करता है, तो ऐसी परिपाटी है कि जो अन्य न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हैं जो सीनियर हैं, ठीक है ना, जो सीनियर हैं उन्हीं सीनियर न्यायाधीशों में से ही नियुक्ति कर ली जाती है, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि कानून के विषय में इनको ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव है, यह काम कर चुके हैं और सीनियर भी हैं। तो बहुत सारी ऐसी फॉर्मेलिटीज़ हैं कि क्या है कि राष्ट्रपति जो है जो अन्य न्यायाधीश हैं, सीनियर हैं, उन्हीं में से जो है कर देता है। लेकिन राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय कुछ परामर्श भी करता है। किससे करता है, यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करके ही करेगा, जैसा आवश्यक समझे, है ना। ये इसके कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो करेगा, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत ही करेगा, तो यह परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति जो है परामर्श ले सकता है, किससे ले सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, जैसा कि वह आवश्यक समझे, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। छोटी सी बात है, अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। चलिए, अन्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है, भारत में अन्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है
अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है अनुच्छेद 124 के तहत। यानी कि अनुच्छेद 124 में मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश दोनों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। वह कौन करता है? वो भारत का राष्ट्रपति करता है। अब देखिए कि भारत का राष्ट्रपति करता है, हाँ, परामर्श भी कर सकता है, आवश्यक समझे तो परामर्श भी कर सकता है। किससे कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कर सकता है और साथ ही साथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कर सकता है। यानी कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके ही राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, जैसा वो आवश्यक समझे। यानी आवश्यक समझे तभी परामर्श कर सकता है, अन्यथा उसको अनुच्छेद 124 के तहत नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार की भी बातें हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो नियुक्ति हो गई, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई। हाँ, लेकिन कुछ अधिकार भी अतिरिक्त दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? जैसे आवश्यक पड़े तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करी जा सकती है। ऐसा संवैधानिक प्रावधान किया गया है कि यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो या कुछ ऐसे मामले बन जाएं कि अन्य न्यायाधीश में से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जा सकती या नहीं हो पा रही हो, तो राष्ट्रपति को भी ये अधिकार है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वह कर सकता है। हाँ, इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 126, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 126 जो है इससे प्रश्न आता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है यह संविधान के अनुच्छेद 126 के तहत होती है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यानी कि भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। किसके तहत? संविधान के अनुच्छेद 126 के तहत। ठीक है ना? तो अनुच्छेद 126 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न जो है यह आपके परीक्षाओं में आया हुआ है। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति हो गई। अच्छा, यह व्यवस्था बनाई गई है। साथ ही साथ कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के अलावा यदि आवश्यकता यदि पड़ती है तो तदर्थ न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करने का प्रावधान है। ठीक है ना? यदि कुछ ऐसे मामले क्रिएट होते हैं कि राष्ट्रपति जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, यानी कि जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति करता है, उसे अधिकार दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 127 में। यानी कि 127 के तहत, अनुच्छेद 127 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 127 क्या कहता है? यह कहता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। यानी कि तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है सर्वोच्च न्यायालय में, वह संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। तो यह इस प्रकार के जो मामले होते हैं कभी कभी क्रिएट हो जाते हैं, तो यह पहले से ही व्यवस्था बनाई गई है। देखिए यह लंबा चैप्टर है और चूँकि वीडियो जब लंबी हो जाती है तो अपलोड होने में भी समस्या होती है। तो मैंने आपको बताया कुछ बारीकियां हैं इसमें, बहुत बारीकियों से समझना चाहिए। तो जैसे जो विद्यार्थी नए तरीके से तैयारी करते हैं तो वो कन्फ्यूजन कर देते हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में भी कन्फ्यूजन उनको हो जाता है, बहुत मकड़जाल समझ जाते हैं। तो चूँकि अब देखिए हमने बहुत सरल शब्दों में और बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि छोटे से शब्दों में, कम शब्दों में, ठीक है ना, समझाने का प्रयास आपको किया है कि यह इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वनडे कंपटीशन में आपके आते हैं।
अगली जो मेरा क्लास होगा तो जैसे पदावधि उनकी कितनी है, शपथ कौन दिलाता है, उनको वेतन कितना मिलता है, और साथ ही साथ उसी सर्वोच्च न्यायालय में उनका जो क्षेत्राधिकार है वो कौन सा क्षेत्राधिकार है, कौन कौन से अधिकार वो देखता है और कौन कौन से मामले आपके सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं, यह तो इससे भी इम्पोर्टेंट हुआ है। तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो मेरे साथी नए जुड़ना चाहते हैं, जो हमारे स्टूडेंट जो हैं नए जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मेरा नया नोटिफिकेशन कोई होगा वह आपको अतिशीघ्र प्राप्त हो जाएगा। हाँ, कुछ बातें हैं, जैसे मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ और देखता हूँ जो साथी मेरी वीडियो देख रहे होंगे पूरी वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो मेरे कुछ प्रश्न हैं और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजेंगे उसके उत्तर। तो मैं पूछ रहा हूँ कुछ प्रश्न आपसे कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है, वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। यानी कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, वर्तमान में आपके सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है, उसका नाम जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। 2 प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न आपसे मैं करना चाह रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि आप उसका उत्तर जरूर से जरूर देंगे कि सबसे अधिक समय तक उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन रहा है, उसका नाम आप लिख के जरूर भेजेंगे। तो मुझे विश्वास है कि मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे और मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप वीडियो मेरी पूरी देखते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको जैसा कि आपको विश्वास भी होगा, क्योंकि मेरे पढ़ाने की जो टैक्टिक्स है वो थोड़ी अलग है और बखूबी मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझा के पढ़ाया जाए, ताकि आपको भाई यह कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे आप कंपटीशन बीट नहीं कर पाएंगे। तो मेरा अपना ध्येय रहता है कि बहुत ही सरल शब्दों में, कम शब्दों में यह आपको बताया जाए, ताकि आपको यह जो कन्फ्यूजन आपका दूर हो सके। कुछ हमारे साथी जो चैनल से हैं, जुड़े हैं, अगर कुछ फ़ोन करके भी कुछ लोग मुझसे परामर्श मांगते हैं, और मेरा यदि कांटेक्ट नंबर आपको लेना है तो मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर बता देता हूँ। कांटेक्ट नंबर मेरा आप नोट कर सकते हैं। किसी प्रकार का यदि कंप्लेन हो, कोई जानकारी हो या कोई त्रुटि हो तो आप मुझे दे सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9452959297, ठीक है। यानी कि 94 52 95 92 97 949295 9452959297। आवश्यक समझिएगा तभी फ़ोन करिएगा, अन्यथा की स्थिति में फ़ोन ना करिएगा, क्योंकि व्यक्तिगत व्यस्तता बहुत रहती है। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।